गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम जो हैं 8th क्लास का लेसन देख रहे थे, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स को हमने कवर कर लिया था। मिनरल्स में हमने जान लिया था मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है, मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कॉन्टिनेंट में और इंडिया में, और साथ में हमने ये भी जान लिया था कि मिनरल्स को हम कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं। ठीक है, अब दूसरा हमारा टॉपिक है इसमें ही पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज का मतलब होता है ऊर्जा के संसाधन जिनका हम एज ए फ्यूल उपयोग करते हैं। किसी भी चीज में हम फ्यूल के रूप में या ईंधन के रूप में किसी चीज का प्रयोग करते हैं, वो हमें पावर देते हैं, उनको हम बोलते हैं पावर रिसोर्सेज। जो पावर रिसोर्सेज हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में। पहला है कन्वेंशनल और सेकंड है नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, एक है कन्वेंशनल और सेकंड है नॉन कन्वेंशनल, जिनके बारे में हम डिटेल स्टडीज में करेंगे। एक कन्वेंशनल है, एक नॉन कन्वेंशनल। हम इस लेसन में कन्वेंशनल को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे लिए संसाधन होता है वो होता है फायरवुड। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कौन है? फायरवुड। तो फायरवुड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक फायरवुड वो कि जिसका हम एज ए ईंधन, लकड़ी या फिर घर में कोई भी चीज का प्रयोग हम करते हैं, उसको सिंपल फायरवुड बोलते हैं हम, जैसे लकड़ी है। तो इस तरह का जो फायरवुड होता है उसका रूरल एरिया में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, रूरल एरियाज में प्रयोग होता है। प्लस में इससे जो है मैक्सिमम फूड प्रिपेयर किया जाता है और साथ में इसी से मैक्सिमम हीट जो है प्राप्त की जाती है रूरल एरियाज में। लगभग 50% यानी कि आधा जो है ऊर्जा की पूर्ति जो है कौन करता है? फायरवुड करता है। इस फायरवुड में ही हम अगर बात करें तो फायरवुड का एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं जीवाश्म ईंधन। ओके, जीवाश्म ईंधन, इनमें जो शामिल है वो चीजें देखिए। नंबर एक कोल है, पेट्रोलियम है, नंबर तीन नेचुरल गैस है। तो कौन कौन सी चीजें बताई मैंने? फायरवुड, फायरवुड में जो सिंपल फायरवुड है उसमें रूरल एरियाज में बहुत प्रयोग होता है, फूड प्रिपेयर होता है, मैक्सिमम हीट भी उससे प्राप्त की जाती है, और प्लस में जितना ईंधन लगता है उसका आधा लगभग ये लकड़ियां या सिंपल फायरवुड देता है। दूसरा हमारे पास है फॉसिल फ्यूल, जिसको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। इसमें है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस शामिल है। यहां हम फॉसिल फ्यूल को एक एक करके जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सभी जो फॉसिल फ्यूल है वो कन्वेंशनल होते हैं। कैसे होते हैं? कन्वेंशनल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोल यानी कोयला। ओके, तो अब जब हम कोयले की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि ये भारत का या फिर पूरे विश्व का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला ईंधन है। इसका बड़ी पैमाने पर उपयोग किया जाता है। साथ में इसका जो उपयोग है वो चाहे तो इंडस्ट्रीज हो। कहां पर इसका उपयोग होता है? इंडस्ट्रीज। इसके अलावा स्टीम इंजन में भी इसका प्रयोग होता है। स्टीम इंजन में भी इसका प्रयोग होता है और इसके अलावा आयरन इंडस्ट्रीज में भी इसका प्रयोग होता है। जो कोयला होता है उसका प्रयोग, जो कोल है, इंडस्ट्रीज में, स्टीम इंजन में और आयरन इंडस्ट्रीज सभी में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। बहुत सारा प्रयोग इसका होता है। और इसके अलावा अब तो इसकी जगह बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल ने ले ली है। पहले इसका ही प्रयोग होता था सभी जगह। इसके लार्ज प्रोडक्टर देखते हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि इसके बहुत बड़े प्रोडक्टर हैं। तो सबसे पहले आएगा चाइना, फिर आएगा यूएसए, फिर आएगा जर्मनी, फिर आएगा रशिया। ये इसके लार्ज प्रोडक्टर कंट्रीज हैं। वर्ल्ड में इसके लार्ज प्रोडक्टर जो कंट्री है वो कौन है? चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है और रशिया है, जहां पर बड़े पैमाने पर कोयला बनता है। कोयला बनता कैसे है वो भी देख लीजिए आप एक बार। देखिए, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ सरफेस पे बहुत सारे पेड़ हैं।
पेड़ों के साथ साथ बहुत सारे जीव भी हैं, जीव। ठीक है, तो क्या होता है जब जीव मर जाते हैं या फिर ये पेड़ टूट जाते हैं तो क्या होता है, ये नीचे गिर जाते हैं और बहुत सालों तक ये नीचे दबते रहते हैं। इनके ऊपर परत दर परत चढ़ती चली जाती है और ऊपर से सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है और बाद में इन जीवों में, देखिए जो जीव है उसमें खाल भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं, दबाव के कारण और गर्मी के कारण वो तो खत्म हो जाती है और उनके अंदर जो कठोर चीज हो जाती है, जो कठोर चीज होती है यानी हार्डशिप होती है, वो बच जाती है, हार्डशिप बच जाती है और वो हार्डशिप जो है धीरे धीरे ब्लैक रंग की हो जाती है और उसी को हम बोलते हैं कोयला, और ये जो है पावर का रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, ये एक ये सोर्स नॉन रिन्यूएबल है, इनका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता, इनको बनने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए इनको देखभाल करके प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने इसका लार्ज प्रोडक्टर कंट्रीज आपको बता दी, चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है और रसिया है। इंडिया में देखते हैं ये इंडिया में कहां कहां होता है, तो एक तो है रानीगंज, रानीगंज यानी कि हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, रानीगंज इसका बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद है झरिया, धनबाद और बोकारो, झरिया, धनबाद और बोकारो, नाम लिख देता हूं मैं, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये इसके लार्ज प्रोडक्ट हैं इंडिया में। इंडिया में ये एक बेल्ट है, इस बेल्ट में बहुत ज्यादा कोल बनता है, जिसमें कौन कौन है, रानीगंज है, झरिया है, धनबाद है और बोकारो है। लगभग ये जो एरिया है, इन एरिया में लगभग जो है कोयला होता है। मैंने आपको जो साउथ इंडिया है और उससे ईस्ट इंडिया है वो बता दिया है। इन एरिया में बड़े संख्या में जो है कुछ बेल्ट बनी हुई है और इन बेल्ट में ही हमें क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो कोयले के बारे में आप समझ गए होंगे। कोल, कोल फॉसिल फ्यूल में पहला है। इंडस्ट्रीज स्टीम इंजन आयरन में प्रयोग होता है। इंडस्ट्रीज में कैसे बनता है, चाइना, एशिया ये इसके लार्ज प्रोडक्टर हैं और इंडिया में इसके प्रोडक्टर ये राज्य हैं, ये स्थान है। ठीक है, रानीगंज बिहार सॉरी वेस्ट बंगाल में है, झरिया, धनबाद, बोकारो ये झारखंड में है। कहां पर है, झारखंड में है। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर इंडिया में कोयला पाया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा पेट्रोलियम। सेकंड नंबर पे कौन रहेगा, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। तो इससे क्या होता है, पहले इसको निकालने की विधि सीखिए। ये जो है लेयर्स में मिलता है, चट्टान जो होती हैं मेटामॉर्फिक चट्टान, उनकी लेयर्स में मिलता है। ठीक है, जैसे यहां, जैसे यहां लेयर्स में मिलता है और ये लेयर्स में मिलता है और इसको निकालने में बड़ा समय लगता है। ठीक है, क्योंकि इसको निकालते हैं तब ये सीधा पेट्रोलियम नहीं होता है, जब इसको हम निकालते हैं तो ये एक ब्लैक लिक्विड होता है, ब्लैक लिक्विड। काला एक द्रव होता है, काला एक गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, और जब इस काले गाढ़े पदार्थ को क्या करते हैं, जब निकाल लेते हैं तब इसको प्योरीफाई करने के लिए शोधशाला में भेजा जाता है। शोधशाला जहां पर इनका शोधन होता है, उन शोधनशालाओं में इनको भेजा जाता है। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीजें अलग की जाती हैं, जैसे डीजल, जैसे वैक्स, जैसे कि मैंने क्या बताया, डीजल इससे अलग किया जाता है, जैसे कि वैक्स इससे अलग की जाती है, मिट्टी का तेल, स्नेहक, प्लास्टिक, मोम, क्या क्या बताया मैंने, डीजल, वैक्स, मोम, स्नेहक, मिट्टी का तेल, ये सब चीजें इससे अलग करके इसको जो है क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। पेट्रोलियम तो बनता ही बनता है उससे, लेकिन पेट्रोलियम उन सब में कम होता है। देखिए इतनी सारी चीजें इसी ब्लैक लिक्विड से निकलती हैं, तो सीधी सी बात है जो पेट्रोलियम है बहुत कम होता है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, काला सोना भी बोला जाता है, क्योंकि ये महंगा होता है, कम मात्रा में मिलता है तो महंगा भी होता है। ठीक है, अब इसकी आपको बात समझ में आ गई होगी यहां तक कि पेट्रोलियम जो है मेटामॉर्फिक चट्टान की लेयर्स में मिलता है और एक ब्लैक लिक्विड के रूप में मिलता है।
उस ब्लैक लिक्विड को निकालते हैं और फिर उसको शोधनशाला में भेजते हैं, जहां उसको जो है प्योरीफाई किया जाएगा। जहां प्योरीफाई करते हैं वहां इसी ब्लैक लिक्विड से बहुत सारी चीजें अलग की जाती हैं, जैसे डीजल है, जैसे पेट्रोल है, जैसे मिट्टी का तेल है, जैसे मोम है, जैसे स्नेहक है, जैसे प्लास्टिक है, सब इसमें होता है। उसको अलग किया जाता है और फिर बनाया जाता है उससे पेट्रोल और डीजल अलग अलग। इसीलिए ये बहुत महंगा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना भी कहा जाता है। मैंने बताया ना, ये ब्लैक लिक्विड होता है, काला होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ये कहां कहां पाया जाता है। तो ईरान, सऊदी अरब, सऊदी अरेबिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये इसके जो हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले देश हैं। इसके अलावा कतर, इसके अलावा यूएसए, इसके अलावा वेनेजुएला, इसके अलावा अल्जीरिया। ये इसके मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट देश है। कौन कौन? ईरान, सऊदी अरब, कतर, यूएसए, वेनेजुएला और अल्जीरिया। इन देशों में जो है बड़े पैमाने पर तेल निकाला जाता है और यहीं से जो है दुनिया में यहीं से उसको जो है दुनिया में भेजा जाता है। बात समझ गए होगे आप। जो हमारा पेट्रोलियम होता है उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इंडिया में ये कहां कहां होता है, तो देखिए इंडिया में ठीक है, इंडिया में ये असम में, असम में दो स्थान है, डिगबोई और नाहरकटिया। असम में दो स्थान बताए मैंने, असम है ये, असम में दो स्थान बताए इंडिया में जहां तेल निकलता है पेट्रोलियम, डिगबोई और नाहरकटिया। दूसरा हमारा जो स्थान है वो है बंबई में, महाराष्ट्र में, यानी कि बंबई से दूर, जिसको बोलते हैं बॉम्बे हाई। क्या बोला जाता है जिसको? बॉम्बे हाई। यहां पर इंडिया में तेल निकाला जाता है। इंडिया में तेल की मात्रा कम है, लगभग हम जो है दूसरे देशों से इसको मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं और उसका शोधन करते हैं। हमारे देश में शोधनशालाएं हैं और इनको शोधन करके जो है हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई आपको? आगे देखो, अगला पेट्रोलियम हो गया है, अगला देखिए आप, पेट्रोलियम के बाद हमारे पास आता है नेचुरल गैस, थर्ड नंबर। जो नेचुरल गैस है इसको सीएनजी भी बोल देते हैं। ये जो है क्या होता है, नेचुरल गैस पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल से अलग की जाती है। क्रूड ऑयल कौन सा होता है? जो कि ब्लैक था, मैंने अभी बताया था आपको ब्लैक, उस ब्लैक से ही इसको अलग किया जाता है और इसका जो है बहुत बड़े पैमाने पर आजकल प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये हमें जो है नॉन कन्वेंशनल की ओर भेजने में इस गैस ने बहुत प्रेरित किया है। नेचुरल जो गैस होती है ये थोड़ी सी जो है कम प्रदूषणकारी होती है और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज एरिया में इसका बहुत प्रयोग होता है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज, इनमें आजकल इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज में आजकल इसका बहुत प्रयोग हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर इसने नॉन कन्वेंशनल की तरफ हमें भेजा है। इसके कुछ मुख्य उत्पादक देश हैं जिनको आपको समझना होगा कौन कौन है। तो इसके जो मुख्य उत्पादक देश हैं उनमें है रशिया, रशिया के बाद नॉर्वे, नॉर्वे के बाद इसमें है यूके, नीदरलैंड, ठीक है। ये वो देश हैं जो कि बड़े पैमाने पर इसको प्रोड्यूस करते हैं। जो नेचुरल गैस है वो क्रूड ऑयल से अलग की जाती है। क्रूड ऑयल मैंने पिछले में समझाया था कि यानी ब्लैक जो होता है लिक्विड, उसी को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। इस गैस का प्रयोग बड़े पैमाने पर आजकल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रीज में हो रहा है। इसके मुख्य प्रोडक्टर भी मैंने बताए, रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड इसके मुख्य प्रोडक्टर हैं आज के दिन। इंडिया में इसके प्रोडक्टर देखिए, इंडिया में यह कहां प्रोड्यूस होती है, तो जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में है। कहां पर है जैसलमेर? राजस्थान में है। इसके अलावा जो है ये कुछ और जगह, जैसे कि मान लो कैरिकुला में, कैरिकुडा एक जगह है, कैरिकुडा,
वहां पर भी इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह इंडिया में ये भी जो है लिमिटेड मात्रा में ही यूज होती है। थोड़ी बहुत त्रिपुरा में भी, थोड़ी बहुत त्रिपुरा में भी जो है ये प्रोड्यूस की जाती है। इसके अलावा जो है ये जो है कम ही इंडिया में अभी प्रयोग होने वाली है, लेकिन इसका अगर प्रयोग किया जाए तो ये बहुत बेहतरीन है और इससे जो है हमारे देश के जो दूसरे संसाधन हैं उन पे वजन कम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी गैस होती है और इसका प्रयोग आजकल बढ़ावा दिया, भारत सरकार द्वारा भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो है बड़ी संख्या में इसका प्रयोग शुरू हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास पावर रिसोर्स का एक अन्य संसाधन बचता है, कन्वेंशनल में है, और वो है हाइडल पावर। हाइडल पावर, हाइडल पावर जिसको हम बोल सकते हैं पानी से बनने वाली बिजली। ठीक है, हाइडल पावर मतलब पानी से बनने वाली बिजली, हम इसको बोल सकते हैं। लगभग जो हमारी पावर रिसोर्सेज हैं उनका 1/4 पार्ट इसी से लिया जाता है। 1/4 पार्ट को भी अगर मैं कहूं टोटली, तो 22% हम टोटल विद्युत का जो है किससे लेते हैं, हाइडल पावर से लेते हैं। ये हाइडल पावर बनती कैसे है, तो देखिए एक नदी है, उस नदी पर बांध बनाया जाता है, बांध बना करके और पानी को बड़ी जोर से गिराया जाता है यहां पर चलने वाले टरबाइन पर। ठीक है, यहां पर टरबाइन चल रही है, उन टरबाइन पर बड़े जोर से पानी गिराया जाता है और जब जोर से पानी गिरता है इन टरबाइन पर, चलते हुए टरबाइन पर, तो उससे विद्युत बनती है और उसको इकट्ठा करके जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल रूप से प्रयोग किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं हाइडल पावर एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, हाइडल पावर एनर्जी इसको बोलते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रोडक्ट, भारत में इसकी असीम संभावनाएं हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो भारत में हमारे पास थोड़ी टेक्नोलॉजी कम है, नहीं तो हम बहुत बड़े पैमाने पर हाइडल पावर का यूज करने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल भी है और हमने डैम भी बना रखे हैं। लेकिन कुछ देश हैं जिन्होंने बहुत आगे चले गए हैं इसको यूज करने में। उन देशों के नाम देखिए, एक तो है प्रागवे। प्रागवे, जब मैं आपको पिछली क्लास में साउथ अमेरिका बता रहा था तो मैंने आपको बताया होगा प्रागवे जैसे देशों के बारे में, नदी भी है प्रागवे। ठीक है, प्रागवे, नॉर्वे और ब्राजील, ये वो देश हैं जो कि बहुत बड़े प्रोडक्टर हैं किसके, हाइडल पावर के। हाइडल पावर का मतलब होता है पानी से बनने वाली बिजली, और इसको जो है इस बिजली से लगभग हम 22% अपनी सारी विद्युत का उपयोग कर पा रहे हैं। और साथ में कुछ लार्ज प्रोडक्टर मैंने बता दिए हैं, प्रागवे, नॉर्वे और ब्राजील हैं। अब अगले लेक्चर में हम नॉन कन्वेंशनल जो हमारे रिसोर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कन्वेंशनल हैं, इनका यूज करने पर ये खत्म हो जाते हैं। अगले जो आएंगे वो नॉन कन्वेंशनल होंगे, जिनको दोबारा से रिन्यू किया जा सकेगा, जो नए हैं जिनका प्रयोग अभी हम करने लगे हैं। थैंक यू एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।